नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने संविधान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे पहले वो देख लेने हैं ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। और जो लास्ट का बिल्कुल लास्ट का लेक्चर है उसमें हमने संविधान की काफ़ी सारी जो विशेषताएं हैं उनकी उनका डिस्कस किया था और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज थी वो आप लोगों से शेयर की थी। तो सबसे पहले वो आप लोगों को देख लेनी है और फिर इस लेक्चर को आप लोगों को देखना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। इसे प्रियम्बल भी बोला जाता है, इसे उद्देशिका भी बोला जाता है, परिचय पत्र भी बोला जाता है, काफ़ी नामों से इसे संबोधित किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्योंकि प्रियम्बल से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उससे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं वो डिफरेंट टाइप के जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या, सबसे हम पहले बात कर लेते हैं प्रस्तावना आई कहाँ से है। ठीक है, प्रस्तावना का जन्म कहाँ से हुआ है और ये प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद भारत जैसे देशों में इसे अपने संविधान में शामिल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि इसका जो एक तरीके से बेस है या उद्गम है वो कहाँ से हुआ, तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हुई थी और उसके बाद में अन्य देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इन्हें रखना स्टार्ट कर दिया। प्रस्तावना संविधान की भूमिका होती है जिसे संविधान का सार होता है, जिसमें संविधान का सार होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ किसी भी बुक है उसका एक इंडेक्स है, उसके बाद में कंप्लीट बुक है और इस बुक के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, आप लोगों को ये बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ये बुक अच्छी है या अच्छी नहीं है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, जो भी है, ये जो इसका इंडेक्स होगा या इसका जो ये परिचय पत्र होगा उसी में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। उसी तरीके से जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भारत के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं या फिर क्या क्या हक अधिकार फंडामेंटल राइट जैसी चीज़ें दी गई हैं वो आप लोगों को इस परिचय पत्र में ही देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं प्रस्तावना या प्रियम्बल। कुछ विशेषज्ञों ने प्रस्तावना को अलग अलग नाम भी दिए हैं, जैसे प्रख्यात न्यायवादी न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। तो ये पूछे लिए जाते हैं कि फलाने व्यक्ति ने इस चीज को क्या कहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रस्तावना का जन्म देख लेते हैं। भारतीय प्रस्तावना का जन्म जो माना जाता है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वहां से इसका जन्म माना जाता है। आप जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की जो सभा थी उसकी बैठक होनी स्टार्ट हुई और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और वही प्रस्तावना का आधार है। तो इसे याद रखना है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, इसका आधार क्या है, इसका जन्म कहाँ से माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जो 42 अमेंडमेंट था 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इसे किया गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोला जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसके बाद में जो इसमें बदलाव किए गए थे उन बदलावों को फिर से मूल जैसा यानी कि फिर से वैसे का वैसा ही करने के लिए एक और संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, ये शायद मोरारजी देसाई जी के समय पे हुआ था। तो इसे फिर से कुछ चीज़ें वैसी की वैसी की गई थी। इसे जब हम आगे संविधान में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ और
ये क्वेश्चन बताना है कि जो अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत भारत में होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो इस अमेंडमेंट के दौरान तीन वर्ड थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो संविधान की प्रियम्बल में जोड़े गए थे। सबसे पहले समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, एक यूनिटी होती है, एक इंटीग्रिटी होती है। जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो वो कल्चर के बेस पे होती है कि हम विविध होते हुए भी कितने एक हैं। देखो, हमारे यहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार की जाति हैं, धर्म है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे अंदर एक एकता है। ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रिटी होती है, अखंडता होती है, वो भौगोलिक एरिया के हिसाब से होती है, ज्योग्राफी के हिसाब से होती है कि हमारे ऊंचे नीचे सारे के सारे जम्मू कश्मीर है, लेकिन उसकी ज्योग्राफी अलग है, लेकिन वो अखंड भारत का ही भाग है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इंटीग्रिटी और यूनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक सांस्कृतिक बेस पर, कल्चर बेस पर, दूसरी जो होती है वो भौगोलिक या ज्योग्राफिकल बेस पर होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में जो हमारी प्रियम्बल थी उसमें इन शब्दों को भी जोड़कर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मूल संविधान का ही पार्ट थे, मूल प्रियम्बल का पार्ट थे। तो ऐसा नहीं था। आप लोगों को याद रखना है कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 में, उसके दौरान ये चीज़ें जोड़ी गई थी, तीन शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना की विषय वस्तु, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और इसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ लेना है। हम भारत के लोग, ये वर्ड जब संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने इसे अपनाया। तो उन लोगों ने कहा था कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हमारा जो भारत होगा वो कैसा होगा, इन 5 वर्डों में दर्शाया गया है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय कितने प्रकार के रखे गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि अब इधर थोड़ा मैं इंग्लिश में आप लोगों को बता देता हूं। हमारा भारत कैसा है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो क्या क्या हो गया, एस एस एस, सोवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक डी और रिपब्लिक डी आर। तो इन्हें वो क्या करता है, सीक्वेंस में लगवा लेता है कि पहले क्या है, पहले एस का मतलब क्या है, सोवरन है, सोशलिस्ट है और सेकुलर है, और इन डी आर का मतलब आप जानते हो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो भारत होगा, हमारी प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो ऐसा होगा। ये 5 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं। तो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से 3 तरह के जो न्याय हैं, जस्टिस है, वो दिए गए हैं। कौन कौन से जस्टिस, ये रहा जस्टिस। कौन कौन से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यहां देख लेते हैं, 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमें जो अभिव्यक्ति दी गई है, थॉट दिए गए हैं, वो देखो, जो लिबर्टी दी गई है हमें, लिबर्टी किस चीज की दी गई है, हमें थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की जो हमें क्या दी गई है, लिबर्टी दी गई है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि 5 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं कि हमारा जो भारत होगा वो कैसा होगा। 3 तरह के न्याय याद रखने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हमें संविधान में दिए गए हैं। और स्वतंत्रता दी गई है किसकी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 5 तरह की हमें क्या दी गई है, लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो समानता है, हमें 2 प्रकार की समानता दी गई है। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब इंग्लिश में वर्ड देख लेते हैं। इक्वलिटी, समानता हमें जो दी गई है वो दी गई है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, ठीक है। एकता यूनिटी रहेगी और अखंडता जो मैंने भी बताया कि एकता जो होती है वो सांस्कृतिक बेस पर होती है और जो अखंडता होती है वो ज्योग्राफिकल होती है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा, इसमें देख लेते हैं। इक्वलिटी हो गई एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फर्टिनिटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये कहाँ की बात चल रही है, ये संविधान सभा में ये लोग जो मेंबर थे वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो उस दिन 26 नवंबर 1949 को इन लोगों ने भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किए और कुछ जो पोर्शन था संविधान का वो उस दिन लागू कर दिया गया। बाकी जो बचा पोर्शन था वो 26 जनवरी 1949 को 50 को लागू किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट जो भारत की प्रियम्बल थी, संविधान की प्रियम्बल थी, इसमें जितने भी वर्ड हैं वो आने वाले लेक्चर में हम उन वर्डों को एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि आज कौन कौन से वर्ड थे, कितने प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की समानता दी गई है, लिबर्टी दी गई है, और हमारा जो भारत होगा संविधान की प्रियम्बल के अकॉर्डिंग वो कैसा होगा। प्रस्तावना, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे। प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व हैं, पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, भारतीय सरकार को शक्ति कहाँ से मिलती है, जितने भी सरकार के अंग हैं उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है, वो मिलती है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। इसे भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मूल तत्व, भारत की प्रकृति। प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है। संप्रभु का मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं चलेगा, हम अपने फैसले, अपने डिसीजन लेने के लिए क्या हैं, आज़ाद हैं। समाजवादी, सब समान हैं। धर्मनिरपेक्ष, हम किसी भी विशेष धर्म को नहीं अपनाते हैं या बढ़ावा नहीं देते हैं, हमारे लिए सभी समान, जो धर्म है वो समान है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। हम धर्म को बढ़ावा देंगे लेकिन हमारे जो कंट्री होगी वो किसी एक धार्मिक कंट्री, कोई भी किसी एक धर्म के ऊपर चलने वाली कंट्री नहीं होगी। जैसे पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो हमारा देश ऐसा नहीं है। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। लोकतांत्रिक, हमारी जो जनता, जो हमारी सरकार चुनकर आएगी वो जनता के द्वारा चुनकर आएगी। इसका तो यहीं से आप लोगों को मिल जाता है, जो भारत की जनता है वहीं से सब लोगों को शक्ति मिली हुई है। गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था का मतलब है जो भी संवैधानिक सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जैसे राष्ट्रपति, वो चुनकर आएगा जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में राजा और रानी होते हैं वैसा नहीं होता। वंशानुगत का मतलब होता है कि पहले बाप राजा बना, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, उसे बोलते हैं वंशानुगत। तो वो क्या होता है, वो अलग सिस्टम होता है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तीसरा मूल तत्व क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, संविधान भारत को कैसा बनाना चाहता है। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्वता है, ये सभी भारतीय संविधान के उद्देश्य है। वो क्या चाहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और भाईचारे का जो माहौल है वो देश भर में रहे। ठीक है। तो ये रही आज की आप लोगों का प्रस्तावना का प्रियम्बल का लेक्चर। और इसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो लेक्चर को आप रिपीट करके ज़रूर देखें। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, आपका आंसर
कमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए में इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।